नमस्कार। आज मेरा मन किया कि मैं किसी पार्क में घूम कर आऊं, तो मैं यहाँ आ गई। अरे, यहाँ तो बहुत चहल पहल है। लोग आपस में मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और देखो तो इन बच्चों को, दादी माँ को घेर कर बैठे हुए हैं और कितने खुश नजर आ रहे हैं। जरूर दादी माँ इनको कोई मजेदार कहानी सुना रही है। राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी, या फिर आज के जमाने की विज्ञान और तकनीक से जुड़ी कोई कहानी, जैसे डोरेमोन की कहानी। और ये बच्चे कितने मनोयोग से कहानी सुन रहे हैं, कितने खुश हैं। भाई, कहानियों की दुनिया होती ही इतनी अनोखी है। इन्हें देखकर तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि सभ्यता के प्रारंभ में जब आदि मानव ने बोलना नहीं सीखा था, तो वह कहानियों की इस निराली दुनिया का आनंद कैसे ले पाता होगा? वो ना बोल पाता होगा, ना लिख पाता होगा, और ना ही किसी विषय पर विस्तार से सोच पाता होगा। भाषा ने ही तो उसे बोलना, लिखना और किसी भी विषय पर गहराई से सोचना सिखाया। भाषा ने ही तो उसे एक विकसित और बुद्धिजीवी मनुष्य बनाया। लेकिन क्या भाषा की खोज एक ही दिन में, एक ही बार में हो गई होगी? जी नहीं। भाषा कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि उसका निर्माण करके रख दिया जाए। वह तो समय के साथ साथ विकसित होती चली जाती है। आदि मानव ने भी प्रारंभ में कुछ ध्वनियों और आवाजों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। फिर समय के साथ साथ उसकी भाषा का विकास हुआ और इसी भाषा का आधार लेकर, सहारा लेकर उसने ज्ञान विज्ञान के अनेक क्षेत्रों की खोज कर डाली। तो आइए समझते हैं, कुछ बातें करते हैं कि भाषा आखिर है क्या। भाषा एक माध्यम है अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का और दूसरों के भावों और विचारों को स्वयं सुनने और समझने का, जिसमें कुछ शब्द और वाक्य कुछ नियमों के आधार पर मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा एक पुल का कार्य करती है। जरा सोचिए कि भाषा के इस पुल को हम किस किस तरह से पार करते हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यह कार्य हम कई तरीकों से करते हैं, बोलकर, लिखकर और संकेतों के माध्यम से। तो इसी आधार पर भाषा के भी कई रूप होते हैं, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। जैसा कि हमने कहा कि कोई भी भाषा एक ही समय में अपना स्वरूप ग्रहण नहीं करती, बल्कि हर भाषा का स्वरूप समय, समाज और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, वह निर्धारित होता रहता है। तो आइए समझते हैं कि भाषा अपना स्वरूप कैसे ग्रहण करती है और भाषा के निर्माण में किन किन इकाइयों का योगदान होता है। वास्तव में भाषा का निर्माण कई इकाइयों के मिलने से बनता है, जैसे वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा की पहली इकाई है वर्ण। यहीं से किसी भाषा के बनने की शुरुआत होती है। वास्तव में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, उ, म आदि। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें स्वर, व्यंजन और संयुक्त वर्ण आदि शामिल हैं। भाषा की दूसरी इकाई है शब्द अथवा पद। इसे समझने के लिए हमारे सामने दो प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, शब्द क्या है? शब्द को समझने के लिए भी हमें दो बातें समझनी पड़ेंगी। पहली, वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है, और दूसरी कि शब्द के साथ अर्थ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है, अर्थात वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका एक निश्चित और सार्थक अर्थ निकलता हो। जैसे हमारे पास ये वर्ण है क, म, ल। इनके जुड़ने से शब्द बना कमल, जिसका एक निश्चित अर्थ हमें ज्ञात हो रहा है, अर्थात एक विशेष प्रकार का पुष्प या फूल। लेकिन यदि इसी को इस तरीके से लिख दिया जाए ल, क, म, तो हमारे पास शब्द आया लकम, जिसका कोई निश्चित अर्थ हमें नहीं ज्ञात है। तो वर्णों के इस समूह को हम शब्द नहीं कह सकते।
अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। जैसे हमारे पास एक शब्द है बाजार। अब इस बाजार शब्द को जब हम किसी वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो यह इस तरह से बनता है, माँ बाजार जाकर फल लाई है। अब वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद हम मानेंगे कि बाजार एक पद है। यही नहीं, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द एक पद कहलाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि शब्दों और पदों के मिलने से ही वाक्य की रचना हो रही है और यही वाक्य हमारी भाषा की तीसरी इकाई है। तो आइए जानते हैं कि वाक्य क्या है। शब्दों अथवा पदों का वह व्यवस्थित समूह जिससे बोलने वाले अर्थात वक्ता की बात का एक पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा हो। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि वाक्य में शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार एक विशेष क्रम में रखा जाता है। आइए इस बात को समझ लेते हैं। हमारे पास एक वाक्य है, खेल के मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। इस वाक्य में शब्दों का एक विशेष क्रम है और हमें इस वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट हो पा रहा है। परंतु यदि इन्हीं शब्दों को एक दूसरे क्रम में रख दिया जाए, रहे के हैं में मैदान बच्चे खेल, देखिए शब्द वही हैं लेकिन उनका क्रम बदल गया है और उससे हमारा वाक्य भी बिगड़ गया है, अर्थात हमें वाक्य का कोई भी निश्चित अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः शब्दों के इस क्रम को हम वाक्य नहीं कहेंगे। इस प्रकार हमने समझा कि जैसे एक छोटे से बीज से शाखा दर शाखा निकलकर एक विशाल वृक्ष का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार से वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्यों से एक पूरी भाषा का निर्माण हो जाता है। इन्हीं वाक्यों के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को प्राप्त करके समझते हैं। तो अब तक की जानकारी के आधार पर अब आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर आप अपने ज्ञान की जांच कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम वाक्यों के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।